हेलो दोस्तों, मैं अनुरुद्ध यादव नेड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महासागर से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इससे संबंधित सवालों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर होती है कि दोस्तों इसे जो है महासागर कहते किसे हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित जो विस्तृत जलीय क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो महासागर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि वर्तमान संदर्भ में पृथ्वी पर महासागरों की कुल संख्या कितनी है, तो सामान्य तौर पर दोस्तों कहीं कहीं पर मिलता है आपको 4 और कहीं कहीं पर मिलता है 5। तो महासागरों की संख्या कितनी है, तो 5 महासागर पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है साउदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे कि जो है यह महासागर जो है कहाँ पर स्थित हैं, किसको किसको स्पर्श करते हैं और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इन सबको देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनसे संबंधित तथ्यों को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है और ध्यान रखिएगा दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि धरातल पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो धरातल पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह है अटलांटिक महासागर। तो पहला कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा हो गया? अटलांटिक महासागर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर है या इंडियन ओशियन है। ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पे कौन सा है, तो साउदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर, इसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवें नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, तो यह तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर और पांचवें नंबर पे आर्कटिक महासागर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो प्रशांत महासागर है किसकी सीमा जो है किन किन महाद्वीपों के साथ लगती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर यहाँ पर और यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित ओशानिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। अर्थात जो प्रशांत महासागर है वह कितने महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है, तो वह 4 महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित ओशानिया को, तो 4 महाद्वीपों को स्पर्श कर रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पैंथलासा का अवशिष्ट भाग कौन सा जलीय क्षेत्र है, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पैंजिया के इर्द गिर्द जो जलीय क्षेत्र था उसे किसके नाम से जाना गया? पैंथलासा के नाम से जाना गया। इस पैंथलासा का अवशिष्ट भाग कौन सा है? तो इस पैंथलासा का अवशिष्ट भाग आपका पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्तों, और यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है और इसी में विश्व की सबसे गहरी खाई, सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त स्थित है। दूसरे महासागर की बात करते हैं अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह जो है बाईं तरफ देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दाईं तरफ देखा जाए तो यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? स्पर्श करता है। अर्थात यह भी विश्व के 4 महाद्वीपों को क्या करता है? स्पर्श करता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी आकृति अगर आप देखेंगे तो यश के आकार की दिखाई देती है। तो इसलिए यहाँ पर सवाल पूछा जाता है
कि विश्व का कौन सा ऐसा जलीय क्षेत्र है जो यस के आकार का दिखाई देता है, तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और यह महासागर दोस्तों वर्तमान समय में चौड़ा हो रहा है, अर्थात यह क्या हो रहा है, प्लेट विवर्तनिकी के कारण यह महासागर का क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं इंडियन ओशियन या हिंद महासागर की। तो सबसे बड़ी बात है कि इस जलीय क्षेत्र का नाम किसी देश के नाम अर्थात भारत के, हिंदुस्तान के नाम पर जो है इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि किस महासागर या किस जलीय क्षेत्र का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो वह है हिंद महासागर। और यह जो है उत्तर में देखा जाए तो एशिया, और पश्चिम में देखा जाए तो अफ्रीका, पूर्व में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अर्थात 3 महाद्वीप को स्पर्श करता है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध महासागर किसे कहा जाता है, तो हिंद महासागर को कहा जाता है। और इसकी उत्तरी सीमा दोस्तों कर्क रेखा बनाती है। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा कौन बनाता है, तो कर्क रेखा बनाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साउदर्न ओशियन या दक्षिणी जो है महासागर की। इसे अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिणी ध्रुव की तरफ स्थित है दोस्तों, और यहाँ पर बर्फ, अधिकांश जो जल हैं वह किस रूप में पाए जाते हैं, बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर। यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है और यह उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाता है। यह किसको स्पर्श करता है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, हम लोग इससे संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह जो टॉपिक है वह आपके जो है टेट, सुपर टेट, जूनियर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है कक्षा का संचालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह व्यवस्था किया है निर्णय एकेडमी ने कि आपको यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपकी लगातार सहायता की जा रही है दोस्तों। तो साथ ही साथ दोस्तों इसे आप लोग भी देखें, इसका लाभ उठाएं और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है आपका कि जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अभी अभी हमने बताया दोस्तों कि विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हिंद महासागर क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे नंबर पे है, अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पे है, और प्रशांत महासागर जो है क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पे है, और आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल के आधार पर 5वें नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा जो हो जाएगा वह आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, तो टेथिस सागर, आर्कटिक सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, किसका अवशेष माना जाता है, तो यहाँ पर माना जाता है टेथिस सागर का अवशेष। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों। यहाँ पर देखिएगा, यह मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, तो जो स्थल भाग था उसे किसके नाम से जाना गया, तो उसे जाना गया पैंजिया के नाम से। किसी नाम से जाना गया था, तो पैंजिया के नाम से जाना गया था। तो जब पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ तो मध्य में क्या हो गया कि जलीय क्षेत्र भर आ गया। तो इस जलीय क्षेत्र को किसके नाम से जाना गया, तो टेथिस सागर के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान समय में जो अफ्रीका और यूरोप के मध्य जलीय क्षेत्र है उसे हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, लेकिन वह अवशेष किसका है, तो वह अवशेष है जो है आपका टेथिस सागर का। किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। और ध्यान रखिएगा, एशिया में इसी टेथिस सागर में क्या हुआ है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है या तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किस हिमालय को टेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ट्रांस
ट्रांस हिमालय को टेथीस हिमालय के नाम से, क्योंकि जहाँ पर टेथीस हिमालय था, टेथीस सागर था दोस्तों, वहीं पर ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अर्थात वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो अटलांटिक महासागर है क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पे है, हिंद महासागर तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर, प्रशांत महासागर पहले नंबर पे है और अंटार्कटिक महासागर चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर कितने महाद्वीपों को स्पर्श करता है? 4 महाद्वीपों को, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, और यह विश्व का सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र है और यह विश्व का सबसे गहरा जलीय क्षेत्र है। और दोस्तों इसी में विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त पाया जाता है और इसी में अग्नि वलय पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, जहां रिंग ऑफ फायर का संबंध ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संसार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जो है महासागरीय जलमार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर क्यों है दोस्तों, यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मैं फिगर के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे यह जो है अटलांटिक महासागर है, अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका है या यूरोप है, यह दोनों कैसे हैं? यह दोनों विकसित महाद्वीप हैं, तो दोनों के मध्य जो है परिवहन आवागमन अधिक होता है, इस कारण से विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम मार्ग अटलांटिक महासागर है। लेकिन यही दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि विश्व अगर यह अटलांटिक महासागर के साथ साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर दे दे तो वह कौन सा आंसर सही होगा? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं ये कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के उत्तर ही परिवहन हो रहा है, इसलिए विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर उत्तरी अटलांटिक नहीं दिया होगा तो फिर कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक विकल्प डी आपका क्या है? सही है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? ठीक है, तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य पहला ऑप्शन लाल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, काला सागर। तो ध्यान रखिएगा, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? मृत सागर स्थित है। विकल्प सी सही होगा, अर्थात इसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डेड सी के नाम से जाना जाता है। और यह विश्व की सबसे नीची जो है सागर है, सबसे नीचा सागर है, और लवणता के मामले में, क्षारीयता के मामले में यह विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे क्षारीय जलीय क्षेत्र है। यहाँ पर लवणता पाई जाती है 238%। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिशत आप जो है एक तरफ एक बिंदी एक तरफ दो बिंदी लगाते हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत 100 में नहीं मापा जाता बल्कि 1000 में मापा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को महाद्वीप को स्पर्श करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, दूसरी तरफ साउथ अमेरिका। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को और दूसरी तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर क्या होगा?
गलत, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, अटलांटिक महासागर एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका को, ठीक है, तो इनको स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका तो मिल रहा लेकिन एशिया नहीं मिल रहा, इसलिए अटलांटिक महासागर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब प्रशांत महासागर की बात करते हैं। तो प्रशांत महासागर एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, दूसरी तरफ साउथ अमेरिका, एक तरफ ये हो गए दोनों, दूसरी तरफ क्या होगा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के साथ, दूसरी तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया को स्पर्श करता है। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया कि एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। विकल्प बी क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हिंद महासागर को भी देख लेते हैं। तो हिंद महासागर अफ्रीका को, एशिया को और किसको, ऑस्ट्रेलिया को, 3 महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जबकि आर्कटिक महासागर की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके मुताबिक आंसर कौन सा होगा, बी होगा प्रशांत महासागर। कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है सबसे लवणीय सागर है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लवणीय सागर कौन सा होता है। तो लवणीय सागर ऐसे सागर को कहते हैं जिसमें से बाहर से कोई भी जल ना आए और साथ ही साथ वह किसी भी जलीय क्षेत्र से स्पर्श न करता हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो यहाँ अरब सागर हिंद महासागर से जो है अटैच है और साथ ही साथ इसमें बहुत सी नदियाँ गिरती हैं। दूसरा है भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में भी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ गिरती हैं। लाल सागर, लाल सागर में भी है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, मृत सागर। कौन सा हो जाएगा, मृत सागर, डेड सी। और इसकी लवणता कितनी पाई जाती है, 238% पाई जाती है। विश्व में दूसरे नंबर की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगर विश्व में पूछा जाएगा सबसे अधिक लवणता वाली जलीय क्षेत्र कौन सा है, तो वान झील तुर्की है। कौन सा है, वान झील तुर्की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसकी लवणता कितनी है, इसकी लवणता 330% है। कितनी है, 330% है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर। विकल्प कौन सा सही है, डी सही है। चलिए अब बात करते हैं प्रशांत महासागर में किस वलय की उपस्थिति पाई जाती है। अग्नि वलय, वायु वलय, पर्वत वलय, समुद्री वलय। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों वलय होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अग्नि वलय। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, तो रिंग ऑफ फायर का संबंध ज्वालामुखी किससे है, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी से है। और किससे है, सुनामी से है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है अग्निवलय का संबंध किससे है, तो ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी से है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी, सबसे अधिक भूकंप, सबसे अधिक सुनामी, सबसे अधिक चक्रवात पाए जाते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र है। कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस महासागर में जावा ट्रेंच स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जावा ट्रेंच है वह एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। अब जब इंडोनेशिया में है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं कौन से महासागर जो है एशिया महाद्वीप को स्पर्श करते हैं। अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो यह जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के साथ यूरोप और अफ्रीका को स्पर्श करेगा, यानी एशिया से अटैच नहीं होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। आर्कटिक महासागर जो है, प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के साथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अटैच करेगा। लेकिन क्या यह इंडोनेशिया को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा नहीं करता है, ठीक है।
आर्कटिक महासागर एशिया को स्पर्श तो करेगा लेकिन इंडोनेशिया को स्पर्श नहीं करता है। तो इसलिए हिंद महासागर क्या करता है, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के को स्पर्श करता है और इसी के साथ साथ एशिया में स्थित इंडोनेशिया को स्पर्श करता है। इसलिए जब इंडोनेशिया को स्पर्श करेगा दोस्तों तो जावा ट्रेंच कहाँ स्थित होगा, हिंद महासागर में। विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है अरब नहीं है बल्कि क्या है, अरल है। क्या है, अरल है। तो यहाँ पर स्थलबद्ध का मतलब होता है दोस्तों लैंड लॉक्ड सी, यानी ऐसा सागर जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, यानी उसका कोई भी क्षेत्र जलीय क्षेत्र को स्पर्श ना कर रहा हो, ऐसे जलीय क्षेत्र या सागर को हम स्थलबद्ध सागर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या अरल सागर। तो यह तीनों सागर, तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, या किसी न किसी जलीय क्षेत्र से स्पर्श करते हैं, जबकि अरल सागर किसी भी जलीय क्षेत्र से स्पर्श नहीं करता है। इसलिए जो है स्थलबद्ध सागर कौन सा होगा, अरल सागर होगा। विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प डी सही होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो है आप लोग इस वीडियो का सदुपयोग करिए और साथ ही साथ कलम और कापी के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। और लॉकडाउन की जो समय अवधि है दोस्तों, इसको भी क्या करिए, उपयोग करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जो है नए वीडियो के साथ कल हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।